Hello students, this is Anju Vaishnav. Today we are going to discuss some physics topics of class 12. Let us start with the second chapter, Gauss's law and its applications. इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर विद्युत फ्लक्स. It is defined as the total number of electric field lines passing normally through the surface which is held inside the electric field. इस टॉपिक को समझने से पहले हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना होगा. लास्ट चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कोई भी हमने चार्ज ले लिया. क्यों चार्ज ले लिया हमने? इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर अगर मैं कोई दूसरा चार्ज रखती हूँ, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं. एक्चुअली जिस चार्ज पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या परीक्षण करते हैं उसी को हम परीक्षण आवेश कह देते हैं. ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, यानी ये क्षेत्र है इस आवेश का. कौन से आवेश का? क्यों आवेश का. ठीक है, अगर मैं इसके क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश रख दूँ तो ये आवेश इस पहले वाले आवेश की वजह से, यानी ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है ये इस क्यू चार्ज से अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करता है. ठीक है, तो और अगर मैं इस टेस्ट चार्ज यानी क्यू नॉट चार्ज को इस फील्ड से बाहर निकाल दूं तो ये जो हमारी अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स है उसे फील नहीं करेगा. ठीक है, यानी वही फील्ड, किसी चार्ज के चारों तरफ का वह फील्ड जिसमें रखा हुआ कोई दूसरा परीक्षण चार्ज या फिर परीक्षण आवेश अट्रैक्शन रिपल्सन फील करे, उसी क्षेत्र को हम कह देते हैं विद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने लिया हुआ है कोई भी एक 2 डायमेंशनल सरफेस ले रखा है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हमने ई वेक्टर से डिनोट किया है, इसके अंदर हमने एक 2 डायमेंशनल सरफेस लिया हुआ है. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी भी इस सरफेस से पास हो रही हैं, जो पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वो इस पर परपेंडिकुलर वे में पास हो रही हैं. परपेंडिकुलर वे का मतलब होता है कोई, जैसे ये मैं डिस्क के थ्रू बताती हूँ आपको. ये कोई डिस्क है, ठीक है, इससे निकलने वाली ये कोई रॉड, इससे मैंने इस तरह क्रॉस करा रखी है. डिस्क क्या होता है? हम डेली लाइफ में हमने डिस्क को देखा हुआ है. अगर मैं उसके बीच से कोई रॉड इस तरह से क्रॉस कराती हूँ तो हम कहेंगे कि रॉड है ये डिस्क पर परपेंडिकुलर है. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस सरफेस से, हमारा जो डायग्राम है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं सरफेस से, वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पास हो रही हैं, यानी परपेंडिकुलर वे में पास हो रही हैं. और जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं. फाई ई है जो हमारा, ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी ई वेक्टर, और दूसरा होता है जो हमने सरफेस लिया हुआ है इसका एरिया कितना है. अगर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ई वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिनोट कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो फ्लक्स की वैल्यू भी ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और अगर सरफेस जो हमने 2 डायमेंशनल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, अगर इस सरफेस का एरिया ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हो सकेंगी, तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है. तो हम ये कह सकते हैं, इसके इन दोनों इक्वेशन से हमें ये समझ में आ जाता है कि जो हमारा फाई ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई और एस. ठीक है, अब यहाँ पर ई वेक्टर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए हमने डॉट लगाया हुआ है. और वेक्टर फॉर्म में डॉट का मतलब होता है कॉस थीटा. अगर मैं यहाँ से वेक्टर को हटाती हूँ तो डॉट की जगह हमें कॉस थीटा लिखना पड़ता है. ठीक है, यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है. जो ये कॉस थीटा हमने लिखा है, तो यहाँ पे जो एंगल है, कॉस थीटा है क्या? कॉस थीटा एक एंगल है यहाँ पर. थीटा किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई के बीच में. और एस क्या है? एरिया ऑफ दैट सरफेस, यानी ई और एस के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है. कुछ हमने स्पेशल केसेस लिए हुए हैं जिसमें हमने एंगल को चेंज किया हुआ है. फर्स्ट जो है हमारा केस, इसमें हमने एंगल को 0 डिग्री लिया हुआ है. 0 डिग्री जैसे हमने थीटा लिया है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई. तो यहाँ पर फाई की वैल्यू आती है ई एस, जो कि पॉजिटिव भी है और मैक्सिमम भी है. इसके बाद हमने थीटा को चेंज किया, हमने 90 डिग्री ले लिया. 90 डिग्री लेने पर वैल्यू क्या आ जाती है कॉस थीटा की? कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है 0. तो यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 हो जाती है. तीसरा केस हमने लिया है 180 डिग्री. 180 डिग्री के केस में कॉस थीटा या कॉस 180 हो जाता है हमारा -1. वैल्यू पुट कर दो फाई ई में तो माइनस ई एस,
ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है और नेगेटिव साइन की वजह से ये मिनिमम वैल्यू भी हो जाती है आपकी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो SI यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो SI यूनिट निकालने का ये सिंपल सा मेथड है, इसी में नहीं कोई भी फॉर्मूला आ जाए इस बेस से आप उसको फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करो पहले, और ब्रेक डाउन करने के बाद अलग अलग क्वांटिटी जो बेसिक क्वांटिटीज आ जाती है उनका मेनली हमें SI यूनिट पता होता है, तो उससे हम किसी भी बड़े फॉर्मूले का या बड़ी कोई भी हमें, जैसे यहाँ फ्लक्स है, फ्लक्स का आप देखिए ई एस हमारा अभी फॉर्मूले में आया था, ठीक है। ई क्या होता है, हम पिछले चैप्टर में ई को पढ़ चुके हैं। ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q0, पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है। तो अगर आपको पिछला याद है तो आप यहाँ से ये जो SI यूनिट है, डायमेंशन फॉर्मूला है, इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। F/Q0.S, एफ का तो हमें पता ही है, 9th क्लास से 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है SI यूनिट न्यूटन। चार्ज की पिछले चैप्टर में पढ़ा है आपने, कुलाम। और एस यहाँ पर एरिया है, एरिया को हम मीटर स्क्वायर से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर निकल के आ गई आपकी Nm²c-1। इसी तरह आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लीजिए, इसमें भी आपने ES जो आया है उसे ब्रेक डाउन कर लिया है जैसे ऊपर किया था SI यूनिट निकालने के लिए। फोर्स यानी फोर्स का हमें सबको पता होता है क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला, बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला ये सबको याद होना चाहिए। M1 L1 T-2। एस हमारा एरिया है, एरिया को हम मीटर स्क्वायर लिखा था हमने इसकी SI यूनिट, तो मीटर होती है लेंथ की यूनिट, तो हम इसे L² भी लिख सकते हैं। और Q0 की हम लास्ट या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, A1 T1 लिख दिया आपने, ठीक है। यहाँ से आपकी डायमेंशन फॉर्मूला आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद आपको 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इसमें आपको एरिया वेक्टर दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है, ठीक है। दोनों ये आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं भाई, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं तो आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, निकाल दीजिए, दोनों को वैल्यू पुट कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट में। यहाँ पर आप देखिए आपको फर्स्ट केस में 200 आई कैप की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर 5 × 10⁻³ जे कैप से। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में आई कैप डॉट जे कैप 0 के बराबर होता है, इसलिए हमने 0 लिखा है, प्लस दूसरा हमारा 300 जे कैप मल्टीप्लाई बाय 5 × 10⁻³ जे कैप। यहाँ पर जे कैप की आप जे कैप से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है हमारा 1 आ जाता है। जे कैप को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालती हूँ जे कैप के साथ तो वो 1 आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अब देख लीजिए आपका आंसर आ जाता है 1.5 Vm। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, बस 10⁻³ है, तो इस पॉइंट को हमने शिफ्ट कर दिया, पॉइंट शिफ्ट होके लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 3 टाइम्स पॉइंट शिफ्ट किया आपने। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल कुछ नहीं है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। इस सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई सिलेंडर है, सिलेंडर बेलनाकार होता है शेप में, हिंदी में बोले तो इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, जिसकी डायरेक्शन यानी विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो जो हमारा सिलेंडर हमने लिया उसकी अक्ष या एक्सिस के अलोंग ये डायरेक्शन, ठीक है। नीचे डायग्राम आपको दे भी रखा है, वेल एक्सप्लेन्ड। So that the total electric flux of the cylinder is 0। इसमें आपको बताना है या प्रूव करना है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सिलेंडर का वो 0 है। देखिए सबसे पहले इस केस में हमने क्या किया है, जो हमारे सिलेंडर है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। S1 पहला सरफेस है, इसको हमने नाम दिया है S1, दूसरे को नाम दिया है S2, तीसरे को नाम दिया है S3, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे S1 केस के लिए आप देखिए, S1 जो हमारा ये S1 सरफेस है, इसमें S1 सरफेस में जो E और DS, E और जो DS हैं, इन दोनों ये दोनों एक ही एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, कहने का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में और एक ही एक्सिस में। तो E और DS के बीच में आपको एंगल कितना दिख रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री, सेम एक्सिस पे है, सेम डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री एंगल हुआ। चलो अब हम S2 की बात करते हैं। S2 के केस में देखिए, S2 जो सरफेस है इसके लिए DS की डायरेक्शन ये है,
और ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये। एक्चुअली फॉर्मूला हमारा जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस। तो हम ई और डी एस के बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे। डी एस की डायरेक्शन S2 सरफेस के लिए ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में एक ही एक्सिस पर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, 180 बनेगा क्योंकि सेम एक्सिस पर है। क्लियर, अपोजिट डायरेक्शन यानी सेम एक्सिस बट अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं बात करूँ तो एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। क्लियर। इसके बाद हमारा सरफेस है S3 सरफेस। S3 सरफेस से ऊपर वाला सरफेस है भाई। इसमें देखिए dx की डायरेक्शन ऊपर है और E की डायरेक्शन इधर है। क्लियरली आप देख सकते हो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसमें देखिए जो बात मैंने अभी एक्सप्लेन की थी डायग्राम के थ्रू, वही चीज़ है यहाँ पर भी। आपने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो तीनों सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। S1 S2 S3 का ऐड कर दिया। फर्स्ट S1 सरफेस के लिए मैंने आपको पीछे डायग्राम बताया था, ई और डी एस के बीच का एंगल 0 डिग्री था। S2 के लिए 180 और S3 के लिए 90। तो ये तीनों वैल्यूज आपने पुट कर दी। तीनों वैल्यू पुट करने के बाद इनकी cos 0 वैल्यू, cos 180 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू आपको दी हुई है, ये आपने पुट कर दी। पुट करने के बाद ये इक्वेशन आ गई आपके पास। पुट करने के बाद आपके पास आ गई ये वाली इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए S1 और S2 जो सरफेस है सिलेंडर के, वो सिलेंडर की अगर बात कर रहे हो आप, और दो S1 S2 सरफेस लिए थे हमने, वो अपोजिट सरफेस ही तो लिए थे, यही तो थे S1 S2। सिलेंडर के केस में ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। इक्वल है तो S1 और S2 को मैंने S के बराबर मान लिया। अब दोनों को ही अगर हम S मान लेंगे तो मैं S1 और S2 की जगह S लिख सकती हूँ, तो लिख दिया। इसमें ES माइनस ES हो गया और दोनों को हम माइनस करेंगे तो 0 आ गया। यही हमसे इसने प्रूव करवाया था। सिंपल क्वेश्चन है, खुद ट्राई ज़रूर करना है। फेयरली तो आप करोगे, रफ कॉपी में आपको बार बार ट्राई करने हैं न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला टॉपिक है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही इजी टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कंटिन्यूअसली एट एनी सरफेस इज नोन एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो नाम से ही इसमें पता चल जाता है। आपने कोई भी सरफेस ले लिया, चाहे वो 1 डायमेंशनल हो, चाहे 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो, कोई भी सरफेस हो, उस पर आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। एक समान रूप से आपको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर यूनिफॉर्मली आपको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसी को हम कह देते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी मैंने डायमेंशन के थ्रू आपको बताया था 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, तो उसी को हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। पहला आता है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम रेखीय आवेश घनत्व भी बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि कोई भी आपने लाइन ले ली या फिर कोई भी स्ट्रेट रॉड ले ली, उस पर आपको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल या फिर यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सा, Q अपॉन L, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटिव पर यूनिट लेंथ। ऐसा यूनिट निकल जाएगी। चार्ज की होती है कूलाम, लेंथ की होती है मीटर, ठीक है। तो 4 कूलाम पर मीटर हो जाएगी यहाँ पर। ऐसी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आपने कोई भी सरफेस S सरफेस ले लिया, उस पर चार्ज को इक्वली स्प्रेड किया है, कुछ नहीं है। इस केस में हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, Q अपॉन S हो जाता है। S क्या है, एरिया है यहाँ पर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाती है। तीसरा आता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपने कोई 3 डायमेंशन सरफेस लेना है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर एक क्यूब लिया हुआ है हमने एग्जांपल में, तो इस पर आपको चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रो से डिनोट करते हैं और ये होगा हमारा, इसका फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन V, ठीक है। तो इसके ऐसा यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यहाँ पे यूनिट होती है मीटर क्यूब। आपका अगला जो टॉपिक है वो पीछे वाला जो टॉपिक अभी हमारा गया है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसी से रिलेटेड है। अब इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें 3 केस आए थे, वही तीनों केस हमें फिर से यूज़ करने हैं। पहला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाय लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
का हमें केस लेना है। इसमें हमने एक स्ट्रेट रॉड लेनी है, जैसा मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, उस पर चार्ज को इक्वली आपको स्प्रेड करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, आपने कोई रॉड ले ली, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसा कि डायग्राम में यहाँ पे दिख भी रहा है। उसके बाद हमने कोई उस पूरी रॉड का कोई छोटा सा पोर्शन ले लिया, डीएल पोर्शन ले लिया, डायग्राम में आपको दिख रहा है, और उस डीएल पोर्शन पर चार्ज का जो अमाउंट है वो है डी क्यू। पूरी लेंथ एल है रॉड की, छोटा पोर्शन लिया है आपने जिसको नाम दिया है डीएल, और उस डीएल पोर्शन पर जो चार्ज का अमाउंट है वो है डी क्यू। ठीक है, अब इस डी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर आपने कोई टेस्ट चार्ज लिया हुआ है या परीक्षण आवेश लिया हुआ है क्यू नॉट। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस कूलाम लॉ लगाना है। किस किस के बीच में? आपको दो ही चार्ज देख रहे हैं यहाँ पर, एक तो डी क्यू और एक क्यू नॉट। लगा दो दोनों के बीच में कूलाम लॉ। डी क्यू क्या होगा? 1/4πε डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में ले रहे हो तो आप आर कैप लगा दो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। आप देखिए लैम्डा इज इक्वल टू, पीछे हमने पढ़ा है ना, क्यू अपॉन एल। यहाँ पे आप लोगे डी क्यू ओवर डी एल, क्योंकि आप स्मॉल पोर्शन की बात कर रहे हो। ठीक है, छोटे हिस्से की बात कर रहे हो, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल आ गया है यहाँ पर। ये वैल्यू पुट कर दो ऊपर, लैम्डा डी एल क्यू नोट अपॉन 4πε आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो डी एफ की जगह एफ आ जाएगा और इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा भाई, और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो आपने बाहर निकाल ली। एफ की वैल्यू आ गई, यानी फोर्स की वैल्यू आ गई। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एक रिलेशन है, हमें पता है, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, एफ की वैल्यू रख दीजिए इसमें, और क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम वे में आपको दूसरा वाला करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पहले डायग्राम को समझिए। आपने 2 डायमेंशनल कोई सरफेस ले लिया, ठीक है, जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब इस पूरे सरफेस को अगर मैं एस नाम दूँ, तो इसमें से मैंने एक छोटा सा हिस्सा काटा है डी एस। डायग्राम में आपको दिख रहा है, मैंने एक छोटे से हिस्से की बात कर रही हूँ, एक्चुअल में काटा नहीं है, बस हम इस छोटे से हिस्से की बात करें जिस पर चार्ज का अमाउंट है डी क्यू। इस डी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे हमने कोई टेस्ट चार्ज क्यू नोट लिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमें फिर से पीछे वाले टॉपिक में जैसे किया है कि डी क्यू और क्यू नोट के बीच में कूलाम लॉ लगा दो। लगा दिया आपने कूलाम का जो नियम है हमारा, 1/4πε डी क्यू डॉट क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। फिर से जैसे पीछे वाले टॉपिक में, पिछले टॉपिक में हमने लैम्डा की वैल्यू पुट की थी, हमें सिग्मा की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हम सरफेस की बात कर रहे हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एस, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी सिग्मा डी एस। पुट कर दीजिए, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट में डी एफ की जगह एफ आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म्स जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर, बाकी अंदर। फिर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली है, तो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट में हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। उसके बाद क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया और आपकी वैल्यू ये आ गई। अगला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाय वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी सेम हमने वॉल्यूम ले लिया। ठीक है, वॉल्यूम के लिए 3 डायमेंशनल कोई भी हमें ऑब्जेक्ट लेना था, हमने ले लिया, क्यूब लिया हुआ है। ठीक है, इस क्यूब का वॉल्यूम अगर v है, तो हम एक इसके अंदर के एक छोटे से क्यूब की बात करते हैं, एक स्मॉल वॉल्यूम की बात करते हैं, जिसे हमने नाम दिया है dv। ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम को नाम दे दिया dv, जिसमें चार्ज अमाउंट है हमारा, चार्ज का जो अमाउंट है वो है हमारा dq। ठीक है, इस dq चार्ज से r डिस्टेंस पे हमने q नॉट चार्ज लिया हुआ है, परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज। फिर से dq और q नॉट के बीच में कूलाम लॉ लगा दीजिए। कूलाम का नियम लगाने के बाद हमारी इक्वेशन आ जाती है, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमें फिर से पता है रो। अब हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जहाँ भी कॉन्सेप्ट आएगा हम उसे रो से डिनोट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू ओवर डी वी। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आ गई रो इंटू डी वी। ये वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ये मिल जाएगा हमें। इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करोगे डी एफ की जगह क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। एफ कर दिया आपने, और कांस्टेंट टर्म्स को हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन साइन से, और जो कांस्टेंट टर्म्स नहीं है उसको इंटीग्रेशन साइन के अंदर रखिए। ठीक है, ये आ गई हमारी फाइनली एफ की वैल्यू।
ठीक है। लेकिन हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच का जो रिलेशन है फिर से उसे यूज़ करिए, और यहाँ पर E इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट 4πε0 इंटीग्रेशन रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। यहाँ पर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म है वो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, लेट अस नाउ सॉरी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए लूप ऑफ रेडियस R। कोई लूप है जिसका रेडियस R है, ये रहा हमारा लूप जिसका रेडियस हमने R लिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। अब ये कह रहा है कि इस लूप के सेंटर से x दूरी पर रखा कोई पॉइंट आपको कंसीडर करना है, जैसे हमने P पॉइंट कंसीडर कर लिया, यानी लूप के सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और इसके बाद इसने हमें एक कंडीशन दे दी, ऑल्सो एनालाइज द रिजल्ट ऑन द कंडीशन x is very very greater than R. Let us calculate. ठीक है, जैसे इसने हमें कंडीशंस दी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने जो भी हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं या फिर जो भी हमें हमसे क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना लिया है। यहाँ पर देखिए इसमें जो हमारा ये सर्कुलर लूप जिसे हम वलय भी कहते हैं हिंदी में, इससे x डिस्टेंस पर हमने P पॉइंट लिया हुआ है। ठीक है, R है डिस्टेंस जो हमने ऊपर और नीचे वाले सरफेस लिए हुए हैं इस वलय के, वो डिस्टेंस है P पॉइंट के बीच का। यानी यहाँ पर अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन दे रखी हैं। दो डायरेक्शन आपकी पहली है DE1, दूसरी DE2। DE1 और DE2 को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। हमारे दो कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट को हम साइन थीटा से डिनोट करते हैं और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम DE1 और DE2 दोनों को ही दोनों जो इसके कंपोनेंट है उसमें डिवाइड करेंगे। DE1 को हमने DE1 साइन थीटा में ये डिवाइड किया हुआ और इधर DE कॉस थीटा। सिमिलरली हमें DE2 को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट DE2 साइन थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DE2 कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप देखिए DE1 की वैल्यू निकालिए फॉर्मूले से। जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है हमारे पास 1/4πε0 DQ अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप। सिमिलरली DE2 जो हमारा फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वही लगाना है आपको। ठीक है, अगर मैं दोनों का मॉडुलस ले लेती हूँ, मोड ले लेती हूँ, तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब जब दोनों इक्वल हो गए तो हमने इसे DE के बराबर मान लिया। अब देखिए इन द फिगर वी कैन सी दैट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओनली। फिगर में हम देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ रही है वो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से निकल के आ रही है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा। अब देखिए DE1 और DE2 तो बराबर हो चुके हैं, यानी मैं इनको DE1 साइन थीटा और DE1 साइन थीटा बोल सकती हूँ। दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बचेगा क्या? बचेगा केवल DE1 कॉस थीटा एंड DE2 कॉस थीटा। ये है हमारा रिजल्टेंट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आएगी, इनसे ही निकल के आएगी। ठीक है, तो मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रेट कर देते हैं, दो हैं इसलिए DE कॉस थीटा हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए DE की। ठीक है, यहाँ पर आपने DQ की वैल्यू पुट करनी है। DQ की वैल्यू पुट करने के लिए आपने क्या किया है, यहाँ पर लैम्डा का कॉन्सेप्ट आया। लैम्डा इज इक्वल टू होता है DQ ओवर DL। यहाँ से आप DQ की वैल्यू ले लीजिए और ये वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। और ऐसे ही आपको अब क्या है कि जो इसमें ट्राइंगल बन रही है डायग्राम में, वहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, आएगी x अपॉन r। ये वैल्यू यानी DQ इज इक्वल टू लैम्डा DL एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r आपको ऊपर इक्वेशन में पुट करनी है। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकालोगे, आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं रिंग की।
एक हम सर्कुलर रिंग की या फिर वलय की बात कर रहे हैं, इसमें डीएल यानी इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, इसकी टोटल किसी भी रिंग की हम बात करते हैं उसकी टोटल लेंथ उसके सर्कमफेरेंस या उसकी परिधि के बराबर होती है, सर्कमफेरेंस या परिधि के बराबर होती है। तो सर्कमफेरेंस या परिधि किसके बराबर होती है, 2πr। 2πr रेडियस हमारा कैपिटल आर है, इसलिए हमने 2π कैपिटल आर लिया है। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, जो हमारी इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू 2πr आया था, ये वैल्यू हमने पुट कर दी है पर इक्वेशन में। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिए लैम्डा हमें पता है क्यू अपॉन एल के बराबर होता है, क्यू अपॉन एल के बराबर है, और यहाँ से एल की जगह मैं 2πr रख सकती हूँ क्योंकि एल क्या है, लेंथ है, किसकी लेंथ, उस बलन की यहाँ पे सर्कुलर लूप की लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2πr एल की जगह 2πr रख दिया, यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लो, 2πr लैम्डा आ गई, ये वैल्यू ऊपर इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यानी लैम्डा 2πr की जगह हम क्यू रख सकते हैं। ठीक है, आपने रख दिया, और इसी तरह नीचे आपका आर दे रखा है, आर की पावर क्यूब दे रखी है, इसे भी आप डायग्राम से पाइथागोरस लगाकर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आर की जगह लिख सकते हो, दोनों वैल्यू पुट कर दो, ये आपका आ जाता है आंसर। लेकिन क्या है कि इसके बाद इसने एक हमें कंडीशन दे रखी थी, कंडीशन क्या थी कि अगर x वेरी वेरी ग्रेटर देन r, ठीक है, अगर x की वैल्यू r से बहुत ज़्यादा है तो हमें r को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, कर दीजिए, r की जगह 0 रख दीजिए। ठीक है, r 0 हो गया तो ये कंडीशन आ जाएगी हमारी, और ये कंडीशन आने के बाद इसने क्या किया, 1/4πε0 को k के बराबर रख दिया। ठीक है, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब रखो या ना रखो, आंसर सही रहेगा आपका। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए, ए स्पेयर एंड ए सर्कुलर लूप आर आइडेंटिकली चार्ज, यानी एक स्पेयर दे दिया आपको और एक सर्कुलर लूप दे दिया, दोनों समान रूप से आवेशित हैं या चार्ज्ड हैं। बोथ आर ऑफ रेडियस आर, दोनों का रेडियस भी समान है। बोथ हैव चार्ज क्यू, चार्ज का अमाउंट इसने क्यू दे रखा है। द सेंटर ऑफ द स्पेयर इज ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप, यानी दोनों एक ही एक्सिस पर हैं, दोनों के सेंटर एक ही एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। एंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r√3 फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप, कहने का मतलब है स्पेयर के सेंटर और जो लूप है उन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है आपका r√3। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, इसमें हमें इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है बिटवीन द स्पेयर एंड द लूप, स्पेयर और लूप के बीच में हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकालनी है। इस केस में देखिए इसका सॉल्यूशन, जैसा हमें कंडीशन दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर हमने डायग्राम बना लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट प्रीवियस एग्जाम्पल में इक्वेशन फर्स्ट आई थी वो इक्वेशन ही इसमें यूज होगी, क्योंकि ये वाला जो एग्जाम्पल था ये भी हमारा बलय या फिर सर्कुलर लूप का ही था। ठीक है, आपने यही इक्वेशन इसमें यूज करनी है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है उसमें हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन इसमें एक्स की हमें वैल्यू दे रखी है r√3, आपने वो वैल्यू रख देनी है, और k की वैल्यू जो फिक्स होती है या फिर 1/4πε0 की जगह आप k रख दो। ठीक है, आपने ये दोनों वैल्यू पुट करी, दोनों वैल्यू पुट करने के बाद आपने देखा डिनोमिनेटर में r² + 3r² आ रहा है, उसे आप 4r² लिख सकते हो, 4r² लिख सकते हो, लिख दिया आपने यहाँ पर। अब 4r² को आप क्या लिख सकते हो, 2r का होल स्क्वायर, और 3/2 पावर ऑलरेडी है तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटने के बाद आपके पास ये टर्म बचेगी। ठीक है, यहाँ आपने इस केस में r की पावर 3 और 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 को 8 लिख दिया आपने, और r की पावर 3 ये हो गया, r की पावर 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं आपको खुद भी ट्राई करने, केवल देखने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद भी फेयर कॉपी में करने के बाद रफली भी आपको ट्राई करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।